नमस्कार। वेस्ट बंगाल में हो रही हिंसा को हम सब ने देखा। रिपोर्ट्स की माने तो सेकेंड में को इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद से ही हिंसक गतिविधियां पूरे प्रदेश में शुरू हो गई। ना ही से भारतीय जनता पार्टी बल्कि अन्य पार्टियां जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के नेताओं ने टिप्पणी की कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उनके घरों को लूट लिया जा रहा है, यहाँ तक कि बलात्कार भी हो रहे हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स की रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि भी की है। और ये सब और कोई नहीं बल्कि जीती हुई पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता अन्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर शोषण कर रहे हैं। एक और जहां तृणमूल कांग्रेस के नेता इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अन्य पार्टी जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के नेता इस बात पर उनका विरोध कर रहे हैं। खैर, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहेगा। चलिए देखते हैं ये कहाँ तक सही है। हमारा संविधान हमें खुली छूट देता है हम किसी भी राजनेता, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी विचारधारा का समर्थन करें। आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स ऑल सिटीजन्स right to freedom of speech and expression, and what is happening right now in West Bengal is completely undemocratic and it's completely unconstitutional. Anyone can't pressurize us to support a political party or exploit us for not doing so. BJP's workers were the one who came most in limelight during this exploitation. However, no strict action were taken from BJP side. We know we have BJP's government at center. If they wished, they could have taken really serious actions. बट नो स्ट्रिक्ट एक्शन वॉज टेकन। अगर वो चाहते तो आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्य में आपातकालीन की इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? इस पर लोगों के अपने अपने विचार हैं, अपने अपने मत हैं, और यहाँ पर मैं अपने विचार रखने आया हूँ। साथ ही मैं सभी के विचारों का आदर करता हूँ। यूरोपियन यूनियन, जो कि यूरोप के 27 देशों का एक समूह है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। And in terms of trade volume, it is larger than United States of America. हाल ही दिसंबर 2020 में चाइना और यूरोपियन यूनियन के बीच एक डील फाइनलाइज हुई थी, जिसका नाम था कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये एक इन्वेस्टमेंट डील थी, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ मई में इसे कैंसिल कर दिया गया है। We have suspended all political outreach activities from European Union side. This line was quoted by European Union Trade Commissioner, rectifying the agreement. Now you must be thinking why I am talking about far off places like Europe and China and how it is being related to inaction of central government in Bengal violence. So now let me explain you the crux. China-European Union investment deal was cancelled due to human rights abuses and undemocratic practice adopted by China. उइगर मुसलमान जो कि चाइना में एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उन पर चाइना शोषण कर रहा है, उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। इस पर आपत्ति जताते हुए यूरोपियन यूनियन ने 4 चाइनीज ऑफिसरों को ब्लैकलिस्ट किया। तो इसका विरोध करते हुए चाइना ने यूरोपियन पार्लियामेंट के 5 सदस्यों पर सैंक्शन लगा दिया। साथ ही 2 यूरोपियन कमिटीज, यूरोपियन यूनियन कमिटी ऑन ह्यूमन राइट्स एंड यूरोपियन यूनियन कमिटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स पर भी सैंक्शन लगा दिया गया। और इन घटनाओं की वजह से यूरोपियन यूनियन और चाइना के बीच में इन्वेस्टमेंट डील कैंसिल हो गई। एंड नाउ European Union is looking for an alternative location in Asia, which is possibly our India. And now European Union is resuming its past negotiation with India for free trade agreement. And we can't miss this golden opportunity for the same undemocratic region for which China missed it. चलिए अब कड़ियों को जोड़ते हैं एक दूसरे से। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट न्यूली इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट को साइडलाइन करते हुए अगर स्टेट इमरजेंसी लगा देती तो ये काफ़ी अनडेमोक्रेटिक दिखता। क्यों? क्योंकि सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और स्टेट यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में हारी हुई पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी ही है, तो ये काफ़ी अनडेमोक्रेटिक दिखता। एंड वी नो दैट EU नेवर फेवर्स अनडेमोक्रेटिक और ह्यूमन राइट अब्यूजेस। अब आपके दिमाग में बस 2 सवाल होंगे, क्या यूरोपियन यूनियन सच में इतना इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है और उसके साइन हो जाने से हमें क्या मिलेगा। हाँ, यूरोपियन यूनियन भारत के नज़रिए से महत्वपूर्ण है। यूरोपियन यूनियन इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड मोर ओवर more than 6,000 European companies are present in India which are operational.
This includes some of the big companies like L'Oreal, Nestle, Volkswagen, BMW, AstraZeneca, Renault, etc. Now coming to your second question, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है और इसे साइन हो जाने से हमें क्या मिलेगा? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज अ ट्रीटी विच creates free trading area between the cooperating states. And now second part of this question, how it will help us? So this will increase the purchasing power of people of both India and Europe. Let's understand this with help of an example. Okay, मान लीजिए पहले 1 kg एप्पल को यूरोप में खरीदने के लिए 100 रुपीज़ लगता था और उसको इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए 20 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज प्लस 30 रुपीज़ कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी को मिलाकर लगता था। तो टोटल इंडिया में आने में उसका कॉस्ट 150 रुपीज़ हो जाता था। एंड नाउ विथ रिमूवल ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज आफ्टर क्रिएटिंग फ्री ट्रेड एरिया वी विल गेट दिस इन ओनली 120 रुपीज़, 100 रुपीज़ फॉर दैट एप्पल एंड 20 रुपीज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो हुई ना 30 रुपये की बचत। Now there is yet another benefit of free trade agreement. This will increase the competition both in Europe as well as in India, and we well know that competition increases efficiency. And last and most importantly, free trade agreement साइन हो जाने के बाद यह भारत की चरमराती अर्थव्यवस्था को ठीक होने में मदद करेगा। This will help Indian economy to revive after this COVID pandemic. तो मेरे नज़रिए से यह प्रोबेबली एक पॉसिबल रीजन हो सकता है फॉर गवर्नमेंट्स इन एक्शन ड्यूरिंग बंगाल वायलेंस। सो कमेंट बिलो योर व्यूज एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। थैंक यू।